हेलो मेरे प्यारे भाइयों साथियों दोस्तों। तो आई एम बैक विद द ट्रेंड। तो अभी जो हम सीरीज कर रहे हैं अपने चैनल पे वो है पीवाईक्यू सीरीज, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, सीटेट के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो ये है कि हम क्वेश्चंस को विद कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे जरूरी और सबसे अलग और सबसे खास बात यही है कि हम क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आंसर तो हमें पता चल ही जा रहे हैं साथ के साथ, लेकिन उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसे हम समझ रहे हैं। ये देखो, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने बीच में जगह जगह बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को ऐड कर रखा है जिनसे जो कि क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो इस सीरीज की यही खास बात है और यही चीज हमें आज यहाँ पर डिस्कस करनी है। तो जुलाई 2019 का पेपर 1 30 क्वेश्चंस इस एक घंटे के अंदर अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जो लोग नए हैं उनको बता दूं, सीटेट के लिए पीवाईक्यूज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इससे आपका एग्जाम चुटकियों में निकल जाता है। ठीक है, बिना कॉन्सेप्ट को पढ़े आप इस सीरीज से बहुत ही अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जहां भी पेडागोजी पूछी जाती है वहां पर ये सीरीज हेल्प करने वाली है। तो बस इसी के साथ चलिए अपनी कहानी आज की शुरू करते हैं। ठीक है, जो इसकी पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको, बिल्कुल फ्री। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और वहां से सारी की सारी पीडीएफ सब अवेलेबल है। सब सारा स्टडी मटेरियल वहां पर अवेलेबल है फ्री में। और सारे का सारा स्टडी मटेरियल आप वहां पर जाकर के पढ़ो, यूज करो, अपना एग्जाम निकालो यार, मस्त मजे करो तब तक, और पढ़ते रहो बस, और क्या चाहिए। तो ये सारी अदर सीरीज वगैरह हैं, इस बाप ने आप देख लेना। हम शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी, सत्यनारायण भगवान की कथा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जेंडर जेंडर इज एन, यानी जेंडर क्या है। ठीक है, लिंग एक है। तो इसमें से आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, एक चीज बतानी है कि जेंडर क्या है। ठीक है, तो जब जेंडर की बात हम करते हैं तो जेंडर एक ना तो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। ठीक है, एक बायोलॉजिकल डिटरमिनेंट नहीं है, साइकोलॉजिकल एंटिटी भी नहीं है, और इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट भी जेंडर नहीं है। जेंडर क्या है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। हमेशा ये बात याद रखनी है आपको। ठीक है, जेंडर को समाज ने बनाया है, ये एक सामाजिक समाज द्वारा निर्माण किया गया एक अवधारणा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मेल्स ये करेंगे, फीमेल्स ये करेंगी। तो ये जो जेंडर है कि मेल और फीमेल, इसके बीच का जो डिफरेंस है, जो ये लाइन इनके बीच में अलग करती है इनको, यही कहलाता है जेंडर। और ये है सामाजिक निर्माण द्वारा। ठीक है, इसको समाज ने निर्मित किया है। इसी के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो सेक्स है वो एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है। कई बार ऐसे पूछेगा कि जेंडर इनमें से कौन सा कंस्ट्रक्ट है, कई बार ऐसे पूछ लेगा कि सेक्स जो होता है वो कौन सा कंस्ट्रक्ट है, मेल या फीमेल होना। तो सेक्स जो है वो एक जैविक संरचना है, यानी कि बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। ठीक, ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज द ब्रॉड डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा विकास के व्यापक क्षेत्रों की सही पहचान करता है। यानी कि ये ऑप्शंस दे रखे हैं आपको और आपको बताना है कि कौन सा डेवलपमेंट के ब्रॉड डोमेन्स है। तो मैं आपको बता दूं कि डेवलपमेंट का चैप्टर अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो डेवलपमेंट के चार ब्रॉड डोमेन्स होते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। ये चार तरह के ही मेन डेवलपमेंट आपके होते हैं। आप इनको पीसीएससी से याद रख सकते हैं। पीसीएस वो ऑफिसर होता है ना, पीसीएस आई एस, मतलब अलग अलग तरह के जो होते हैं। तो पीसीएससी से अगर आप मतलब कैसे भी आप रिलेट करो, बट इसे पीसीएससी से आप याद कर सकते हो। ठीक है, और बस यही कहानी है, हमें इसमें ये चारों ऑप्शन ढूंढने हैं। सोशल, फिजिकल, पर्सनैलिटी और सेल्फ। ये पर्सनैलिटी और सेल्फ पता नहीं क्या होता है, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, आप कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। बी ऑप्शन है फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, पी सी एस ई। ठीक है, पीसीएससी आपके यहाँ पर मैच हो रहे हैं, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। सी ऑप्शन में बात हो रही है स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल, तो वो चीज़ें नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन में है फिजिकल, पर्सनैलिटी और स्पिरिचुअल, अगेन आपका उसका टाइप नहीं है। सो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। ठीक है, पढ़िए, ऑप्शंस पढ़िए। ये ऑप्शन क्या है, इंटेलिजेंस is a multi-dimensional involving survival abilities not entirely measurable by intelligence.
जो इंटेलिजेंस है वो क्या है, मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है। और इसमें इसको हम पूरी तरह से एक इंटेलिजेंस टेस्ट के बेसिस पे हम इस चीज़ का पता नहीं लगा सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक लग रही है कि इंटेलिजेंस जो है, बुद्धि जो है वो एक बहुआयामी है, और इसमें इसको हम किसी एक बुद्धि परीक्षण द्वारा पूरी तरह से माप नहीं सकते, ये पूरी तरह से मेजरेबल नहीं है, ठीक है, मापने योग्य नहीं है। आप किसी की बुद्धि को मेजर कर सकते हो कि इसके अंदर 4 किलो दिमाग है, इसके अंदर 2 किलो दिमाग है, इसके अंदर 1 किलो दिमाग है, इसका दिमाग 400 ग्राम का है, मतलब वो चीज़ें कर सकते हो आप, वो मेजरेबल नहीं होता, ठीक है, कि इसकी समझ, इसकी अंडरस्टैंडिंग इतना केजी बढ़ गई या इतने मिलीग्राम बढ़ गई, तो वो मेजरेबल नहीं है। तो पहली बात तो बिल्कुल सही है भाई, आगे देख लेते हैं। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक कन्वर्जेंटली। यह कन्वर्जेंटली, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का मतलब मैंने आपको बताया था, तो ऐसा कुछ नहीं है कि इंटेलिजेंस ये एक करेक्ट, मतलब सही तरीके से इंटेलिजेंस को ये डिफाइन नहीं करती है। कन्वर्जेंट का मतलब होता है जब आप कई सारे बिंदुओं से एक बिंदु पर आकर के रुक जाए, ठीक है, जिसके बारे में अगर आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो आप उसके बारे में सिर्फ एक ही बिंदु सोच पा रहे हो, तो वो बुद्धि का सही डेफिनेशन या सही उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो बी ऑप्शन गलत है। सी क्या है, इंटेलिजेंस इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। इंटेलिजेंस क्या है, एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज है बिहेवियर में। ये तो लर्निंग की डेफिनेशन है। सीखना कहते हैं, सीखने को हम कहते हैं कि वो हमारे व्यवहार में परिवर्तन है एक्सपीरियंस के थ्रू। जब हम सीखते हैं चीज़ों को, तब वो उससे क्या होता है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है और हम अलग अलग तरह की चीज़ों को कर पाने में सक्षम हो पाते हैं। तो वो लर्निंग की डेफिनेशन जो यहाँ पे इंटेलिजेंस के नाम पे बना करके दे दी गई है आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। ये ध्यान रखना कि ये लर्निंग की डेफिनेशन है जो यहाँ पर आपको दी हुई है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, इंटेलिजेंस इज अ हेरिडिटरी ट्रेट दैट इन्वॉल्व्स मेंटल एक्टिविटीज सच एज मेमोरी एंड रीजनिंग। ये कह रहा है कि जो बुद्धि है वो एक हेरिडेटरी फैक्टर है, यानी कि आपके माता पिता से मिलती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन हो गया आपका थर्ड का क्वेश्चन नंबर। फोर्थ क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट। और ये क्वेश्चन में पिछले जितने भी सेट्स हैं सब में सोशलाइजेशन का क्वेश्चन आया हुआ है, और कभी प्राइमरी पूछ लेता है, कभी सेकेंडरी पूछ लेता है। तो मैंने आपको बता रखा है कि जब भी प्राइमरी एजेंट की बात होगी सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण का प्राथमिक कारक, तो वो कौन होगा, परिवार, फैमिली, ऑलवेज, ठीक है। सेकेंडरी की बात होगी तो स्कूल, प्राइमरी फैमिली और सेकेंडरी स्कूल। तो यहाँ आपसे प्राइमरी पूछा है तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी के सारे ऑप्शन बस ऐसे ही आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द मेजर प्रोपोजिशन ऑफ जीन पियाजे थ्योरी। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है। अब अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो अब आपको क्लियर हो चुका होगा अब तक, क्योंकि पियाजे हर एक क्वेश्चन पेपर में अपना कॉपीराइट लेके बैठे हुए हैं, हर एक क्वेश्चन पेपर में आएंगे ही आएंगे सीटेट में, ठीक है। बाकी पेपर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हैं। तो ऐसे में मैंने आपको समझाया था कि जीन पियाजे कहते हैं कि जो बच्चा है वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है, वो एक्टिव एक्सप्लोरर है, वो लिटिल साइंटिस्ट है, ये सारी बातें जीन पियाजे करते हैं, ठीक है। और जो बच्चा है वो एडल्ट्स के जितना ही सोचता है क्वांटिटी में, बस उसकी क्वालिटी अलग होती है, ठीक है। उनके सोचने की चीज़ें अलग होंगी, हो सकता है वो अपने खिलौने के बारे में सोच रहा हो, अपने स्कूल के बारे में सोच रहा हो, और जो एक बड़ा व्यक्ति है वो अपने घर परिवार जिम्मेदारियों के बारे में सोच रहा हो। तो मतलब उनके सोचने में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है वो उतनी ही होती है। सो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट्स। ये बिल्कुल सही है कि वो क्वालिटी में अलग होती है बट क्वांटिटी में हमेशा सेम रहती है, ऐसा जीन पियाजे कहते हैं। बी ऑप्शन क्या है, चिल्ड्रंस थिंकिंग इज इंफीरियर टू एडल्ट। ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ भी जीन पियाजे ने नहीं कहा है। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज सुपीरियर टू एडल्ट, ये भी जीन पियाजे ने नहीं कहा है। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वांटिटेवली डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट्स, तो यही बात मैंने आपको बताई, ये बिल्कुल गलत बात है। उन्होंने ये कहा था कि डिफरेंट नहीं है, सेम है। जो बच्चों की सोच है वो मात्रात्मक रूप से बराबर है बड़े लोगों के। एक छोटा बच्चा भी उतना ही मात्रा में सोचेगा, एक बड़ा बच्चा भी उतनी ही मात्रा में सोचेगा, बस अंतर कहाँ होगा, गुणात्मक रूप में। छोटा बच्चा अपने खिलौने, अपनी दुनिया, जो अपनी छोटा सा जहान है उसके बारे में सोच रहा है, और बड़ा व्यक्ति
अपनी अलग अलग चीज़ों के बारे में सोचा है, तो क्वालिटी में डिफरेंस है। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज अ चाइल्ड इन प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब अगेन जीन पियाजे की थ्योरी से क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज से है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक पियाजे की थ्योरी नहीं पढ़ी है, तो पियाजे ने 4 स्टेजेस दी थी और उन्होंने बताया था कि 4 स्टेजेस के दौरान बच्चा अलग अलग चीजें सीखता है, ठीक है। ये रही वो आपकी 4 स्टेजेस, जिसको आप SPCF से याद रख सकते हो। S से सेंसरी मोटर, P से प्री ऑपरेशनल, C से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, F से फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। अब बात आती है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में इसमें से कौन सी चीज है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज ये रहा। प्री ऑपरेशनल में आपके पास क्या होता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, बिल्कुल। लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी का मतलब वही हुआ, इरिवर्सिबिलिटी, तो हाँ बिल्कुल ये प्री ऑपरेशनल में होती है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे देख लेते हैं सर्कुलर रिएक्शन। तो सर्कुलर रिएक्शन तो इस प्री ऑपरेशनल में कहीं इसका जिक्र हुआ नहीं है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जो है वो आपका यहाँ पर है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ये देखो सेंसरी मोटर में, तो ये तो इसका होगा नहीं। डेफर्ड इमिटेशन कहाँ है, डेफर्ड इमिटेशन भी यहीं पर है। तो कुल मिलाकर के ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं और ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट होता क्या है, बच्चा किसी चीज को रिवर्स करके नहीं देख पाता, ठीक है। अगर मैंने कहा कि ये और ये रहा बच्चा, ठीक है। अब मैंने इसको कहा कि ये बंदा आपका भाई है, ठीक है, ये आपका भाई है, तो उसे ये तो समझ में आ गया कि ये इसका भाई है, लेकिन उसे ये नहीं समझ में आएगा कि वो भी उसका भाई है, ठीक है। इसी तरीके से और भी कई सारे थॉट्स हैं जहां पे वो रिवर्स करके नहीं देख पाएगा। उसे ये नहीं समझ में आएगा कि बर्फ जो है वो पानी से बनती है और उसको दोबारा पानी बनाया जा सकता है, या पानी को दोबारा बर्फ बनाया जा सकता है। ये चीजें वो समझ नहीं पाएगा, ठीक है। तो वो किसी भी चीज को रिवर्स करके नहीं देख पाएगा। तो ये बात थी इसकी। और इसके अलावा एक बार स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट को जरूर देख लेना, पियाजे की थ्योरी को, अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा। और क्वेश्चंस यहीं से इसी तरीके से बनेगा कि कौन सी स्टेज में कौन सी चीज होती है या कौन सी चीज नहीं होती। तो इसके सारी जो भी चीजें हैं वो मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं। फिर भी एक बार डिटेल में नहीं पढ़ा हो तो अभी तक जरूर पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चिल्ड्रन एंड देयर लर्निंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सी एक बात बच्चों के सीखने के संबंध में सही है, ये आपको बताना है। चिल्ड्रंस हैव टू बी रिवॉर्डेड एंड पनिश टू मेक देम मोटिवेटेड फॉर लर्निंग। बच्चों को रिवॉर्ड देना है और पनिश करना है ताकि वो लर्निंग के लिए मोटिवेटेड रहें। जब भी रिवॉर्ड या पनिशमेंट की बात होगी तो वो एक अच्छी चीज नहीं है, ये हमेशा अपने दिमाग में फिट करके बिठा लो। पनिशमेंट से बच्चा डर बैठ जाता है उसके अंदर, वो सीख नहीं पाता। रिवॉर्ड देने से उसकी मोटिवेशन डाउन हो जाती है और वो ज्यादा टाइम तक खुद, मतलब कभी उसका खुद से मन नहीं करेगा कि मैं पढ़ लूं, ठीक है। वो रिवॉर्ड पे ही आधारित हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें गलत है। बी ऑप्शन क्या है, ऑल चिल्ड्रन आर नेचुरली मोटिवेटेड टू लर्न एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग। कि हर एक बच्चा जो है वो नेचुरली मोटिवेटेड है और स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए प्रेरित है और सीखने में सक्षम है। ये बात बिल्कुल सही है और हमेशा आपको यही माइंडसेट रखना है, चाहे वो नॉर्मल लाइफ हो आपकी, क्योंकि आप टू बी टीचर होने वाले हैं, पीपल टीचर हैं आप, फ्यूचर टीचर हैं। तो ये माइंडसेट हमेशा रखना है कि बच्चा जो है वो सीख सकता है, कभी ये नहीं कि यार तू गधा है तू क्या सीखेगा, ये चीज नहीं, ठीक है। और यही बात यहाँ पर सबसे सही है। आगे देखते हैं, सी ऑप्शन क्या है, चिल्ड्रंस मोटिवेशन टू लर्न एंड देयर कैपेबिलिटी टू लर्न इज प्री डिटरमाइंड बाई हेरिडिटी ओनली। यहाँ पर कह रहा है कि जो बच्चों की सीखने की क्षमता है वो सिर्फ उनकी हेरिडिटी यानी कि अनुवांशिकता से निर्धारित होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर माँ बाप पढ़ने में तेज है तो ही बच्चा तेज होगा। बच्चा, कई बार ऐसा भी होता है कि माँ बाप तेज नहीं है लेकिन फिर भी बच्चे बहुत आगे निकल जाते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड डिटरमाइंस एंड लिमिट देयर मोटिवेशन एंड लर्निंग कैपेसिटी। तो ये बात भी यहाँ पर क्या कह रही है, बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा और सीखने की क्षमता को निर्धारित करती है, निर्धारित और सीमित करती है। ये बात भी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन यहाँ पर सबसे बेस्ट बात यही है कि हर एक बच्चा जो है वो नेचुरली मोटिवेटेड होता है और सीखने के लिए सक्षम होता है। ये बात हमें मान करके चलनी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सबसे करेक्ट और सबसे बेस्ट ऑप्शन जो आपके ऑफिशियल आंसर में भी है वो यही है, बी ऑप्शन।
8 क्वेश्चन क्या है, इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रन आर सीन एज, प्रगतिशील कक्षा में बच्चों को किस प्रकार देखा जाता है, ये आपको बताना है। तो खाली स्लेट यानी कि ब्लैंक स्लेट्स के रूप में देखना, तो ये तो एक नेगेटिव वर्ड है बच्चों के लिए कि बच्चे जो है वो खाली बर्तन हैं या खाली गिलास हैं या खाली ब्लैक बोर्ड की तरह है जिनके ऊपर टीचर कुछ ना कुछ लिखेगा। मिनिएचर अडल्ट यानी बड़ों की तरह एक लघु छोटे रूप है वो, ऐसा भी कुछ नहीं है। पैसिव इमिटेटर, पैसिव होने की बात कर रही है, निष्क्रिय होने की बात की जा रही है, तो ये कभी भी नहीं होगा। प्रगतिशील कक्षा में बच्चा जो है वो सक्रिय होता है, बिल्कुल ठीक है, सक्रिय रूप से खुद खोज करके सीखता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की लर्निंग एज, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना क्या है ये आपको बताना है। तो इससे पहले मैं आपको एक बार वाइगोत्स्की के बारे में बता देता हूँ। वाइगोत्स्की की एक थ्योरी है सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, जिसमें उन्होंने कुछ चीज़ों के बारे में बात की है। अब वो बताते हैं कि बच्चा सीखता कैसे है, ये उन्होंने इस थ्योरी में बताया है। अब कैसे, क्या बताया उन्होंने कि कैसे सीखता है, ये 3 चीजें बताई, SCL, ठीक है, याद रखना SCL, ये 3 चीजें बताई उन्होंने। इसका मतलब है कि जो बच्चा है वो कैसे सीखता है, सोशल इंटरेक्शन से सीखता है, सामाजिक अंतःक्रिया से सीखता है बच्चा, ये बताया पियाजे ने, ठीक है। कल्चरल और इसमें सबसे ज़्यादा इसमें और क्या चीज़ हेल्प करती है, इसमें बच्चे का कल्चर और भाषा जो है उसकी मदद करती है। तो ये 3 चीज़ें उन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताई, सोशल इंटरेक्शन, कल्चर और लैंग्वेज। इसके अलावा ये उनकी थ्योरी के मेन टर्म्स हैं, अगर आपने थ्योरी अभी तक ना पढ़ी हो तो एक बार ज़रूर इन 3 चीज़ों को यानी कि ZPD, MKO और स्काफोल्डिंग क्या होता है ये ज़रूर समझ लेना। तो अब वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना क्या है, एक कंडीशनिंग की बात वो नहीं करते, ठीक है, वो एज सोशल एक्टिविटी, ये बिल्कुल सही है, ये एक उन्होंने इसे सामाजिक गतिविधि के रूप में बताया वाइगोत्स्की ने, ठीक है, सामाजिक अंतःक्रिया करता है, सामाजिक गतिविधि करके लर्निंग होती है, ऐसा वाइगोत्स्की ने बताया। सी क्या है, एन इंडिविजुअल एक्टिविटी, एक व्यक्तिगत गतिविधि है या गतिविधि की खोज करना, ये सब बेकार की बातें हैं जो आपको कंफ्यूज करने के लिए बताई गई हैं। 9 क्वेश्चन का जब भी वाइगोत्स्की का नाम आएगा तो आपको क्या ध्यान रखना है, लर्निंग जो है वो एक सामाजिक गतिविधि है, सामाजिक प्रक्रिया है, ऐसा वाइगोत्स्की ने बताया था, जिसमें सामाजिक अंतःक्रिया करके बच्चा सीखता है और उसमें कल्चर और लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया, ठीक है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। लो जी, फिर से आ गए पियाजे। अभी तक 3 क्वेश्चंस आपको पियाजे के यहाँ पर देखने को मिल चुके हैं, ठीक है। जीन पियाजे चिल्ड्रन, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे क्या करते हैं, तो मैंने अभी अभी आपको पियाजे के बारे में बहुत सारी बातें बताई कि वो मानते हैं कि बच्चा जो है एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज को और अपने ज्ञान का निर्माण करता है, सक्रिय रूप से खोज करता है, ये सारी लिटिल साइंटिस्ट है, ये सब बातें मैंने आपको बताई। तो ये ऑप्शन आपको देखना है। ए ऑप्शन क्या है, कैन बी टॉट टू बिहेव एंड लर्न इन अ स्पेसिफिक मैनर यूजिंग अ प्रिंसिपल ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की बात होगी, अगेन मैंने आपको अभी समझाया कि रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट किस तरीके से एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। बी ऑप्शन क्या है, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज एज दे मैनिपुलेट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। बिल्कुल सही बात है और यही मैंने आपको अभी समझाया कि वो मानते हैं बच्चे क्या हैं, सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, क्योंकि वो दुनिया में मतलब सक्रिय रूप, ये यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, वो बच्चे जो हैं वो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने नॉलेज, सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं और दुनिया के बारे में खोज करते हैं, ठीक है, ये है जो पियाजे ने माना। सी ऑप्शन क्या है, लर्न बाय ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, ऐसा उन्होंने नहीं कहा था, ठीक है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग के बारे में पियाजे बात नहीं करते हैं। डी ऑप्शन क्या है, कैन बी कंडीशन, अब देखो यहाँ पे कंडीशनिंग की बात हो रही है, तो ये जो टर्म्स हैं, कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, ये चीजें अलग अलग तरीके से हैं और इनकी अलग अलग थ्योरीज हैं। अब अगर आपने कॉन्सेप्ट्स की पढ़ाई नहीं की है, ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा कि पियाजे ने क्या कहा, बट एक बार आपको कॉन्सेप्ट्स ये सारे देखने चाहिए कि कंडीशनिंग की बात कौन करता है, पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड की बात कौन करता है। ये चीज़ें अगर आपको क्लियर रहेंगी तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, अदरवाइज 90 नंबर आराम से सिर्फ इस सीरीज को देख करके आप ला सकते हो, जो कि चाहिए होता है सीटेट क्रैक करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा हर एक जगह तो ये आपको हेल्प करने वाला ही है। क्वेश्चन नंबर 11
11 क्या कहता है, देयर आर इंडिविजुअल वेरिएशन इन द रेट ऑफ मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, मोटर डेवलपमेंट यानी कि गतिक विकास में हर एक व्यक्ति की अलग अलग वेरिएशंस होती हैं। ठीक है, येट द सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट इज, लेकिन उसके बावजूद जो मोटर डेवलपमेंट का सीक्वेंस है, जो उसका क्रम है, वो क्या है, आपको वो बताना है। अब मोटर डेवलपमेंट होता क्या है, अ, आपका गतिक विकास। तो मैं आपको बता दूं कि पहले आपकी बड़ी मांसपेशियां डेवलप होती हैं। आपने खुद भी देखा होगा, जो एक बच्चा है वो पहले हाथ पैर चलाना शुरू कर देगा। ठीक है, अपने हाथों पैरों को चलाना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि उसके हाथ और पैर की जो बड़ी मांसपेशियां हैं वो अब डेवलप हो चुकी हैं। ठीक है, वो अब डेवलप हो चुकी हैं, इसलिए वो हाथ पैरों को चलाना शुरू कर देगा। लेकिन वो पेंसिल अपने पूरे जो ये हाथ के पंजे हैं इनका इस्तेमाल करके किसी चीज को पकड़ नहीं पाएगा। ठीक है, वो बॉल को भी पकड़ेगा तो अपने पूरे हाथ से पकड़ेगा, वो पेंसिल वगैरह को ठीक से नहीं पकड़ पाएगा। पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे उसकी ये जो पतली मांसपेशियां, जो छोटी मांसपेशियां, इसमें भी उसके जान आ जाएगी और वो ये भी जो है वो मैच्योर हो जाएंगी और वो अब पेंसिल पकड़ पाएगा, चीजों को कर पाएगा। तो इस तरीके से ये जो बड़ी मांसपेशियों का डेवलपमेंट है इसको कहते हैं हम ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। और जो पतली और छोटी मांसपेशियां हैं उनको कहते हैं हम फाइन मोटर डेवलपमेंट। तो अभी मैंने आपको बताया कि पहले बड़ी मांसपेशी फिर छोटी मांसपेशी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट है कि पहले बड़ी मांसपेशी यानी कि ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है और उसके बाद आपका फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है। तो इस तरीके से आपका डेवलपमेंट होता है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन है। 12 क्या है, द पीरियड दैट इनिशिएट द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड, वो समय अवधि जो एडल्टहुड की तरफ इनिशिएट करती है, ये आपको बताना है कि वो टाइम पीरियड कौन सा है। तो कौन सी स्टेज के बाद अडल्टहुड आ जाता है, ये आपको तब पता होगा जब आपको ये पता होगा कि विकास किन किन स्टेजेस के दौरान होता है। ठीक है, अब वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखो, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को मैंने यहाँ पर शो कर दिया है। एक जर्नल स्टेजेस जो हैं, जो मानी जाती हैं कि इन इन अवस्थाओं से होकर एक बच्चे का विकास होता है, जिसमें प्रीनेटल है, इन्फेंसी है, अर्ली चाइल्डहुड है, लेटर चाइल्डहुड है और एडोलेसेंस है। और एडोलेसेंस के बाद आता है आपका एडल्टहुड। ठीक, तो ये चीज यहाँ पर देखो, एज भी मैंने मेंशन कर रखी है और कौन सी एज को क्या कहते हैं, अलग अलग तरह की जो उनके नाम फेमस है वो चीज भी मैंने यहाँ बता रखी है। इनको एक बार देख लेना एक नजर। और इसकी एक ट्रिक भी मैंने आप यहाँ लिख रखी है, अगर आपको ध्यान रहे तो याद कर लेना। पीएला। ठीक है, पीएला मतलब प्रीनेटल, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और एडोलेसेंस। बाकी अगर आप अपनी तरफ से कुछ याद करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, वो कहता है कि वह अवधि जो एडल्टहुड की तरफ ट्रांजिशन है, मतलब उसकी तरफ एक चौखट की तरह उसकी शुरुआत है, तो वो है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस के बाद ही आता है आपका एडल्टहुड। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इन एन एलिमेंट्री क्लासरूम इट इज इंपॉर्टेंट टू डैश द एक्सपीरियंस दैट चाइल्ड्स ब्रिंग विद हर। ठीक है, एक एलिमेंट्री क्लासरूम में ये जरूरी है कि जो बच्चे एक्सपीरियंस अपने साथ लेकर के आ रहे हैं उसको डिनाई किया जाए, उसको नेग्लेक्ट किया जाए, उसको इग्नोर किया जाए। ये तीनों ही नेगेटिव वर्ड हैं। ठीक है, ये तीनों ही नेगेटिव वर्ड हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा जो कुछ भी बच्चा अपने साथ लेकर के आ रहा है, जो भी उसके एक्सपीरियंसेस हैं, उसका सम्मान करना है, उसका यूज करना है और उसी के ऊपर उसके ज्ञान का निर्माण करना है। ठीक है, उसको डिनाई नहीं करना, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना, उसको इग्नोर नहीं करना। सो क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, एक बच्चे का तर्क है कि हाइंस अगर दवा चुराएगा तो, ठीक है, तो उसे पकड़ लिया जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है। तो अब कोलबर्ग के अनुसार बच्चा किस नैतिक समझ की अवस्था में आता है, ये आपको बताना है। अब क्वेश्चन को समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है वो है कोलबर्ग की मोरल थ्योरी से। ठीक है, कोलबर्ग की मोरल थ्योरी से, जिसमें उन्होंने बताया था कि एक व्यक्ति है हाइंस, जिसकी बीवी बीवी बीमार है और हाइंस के पास पैसे नहीं है और जो उसकी दवा है वो बहुत ज़्यादा महंगी है और एक दुकान पे मिलती है। अब इस बेसिस पे उन्होंने कई सारे केसेस बनाए और बच्चों से ये पूछा कि बताओ हाइंस को क्या करना चाहिए, क्या वो दवा चुराएगा, क्या वो पैसे चुराएगा, क्या वो अपनी बीवी को मरने देगा या बीवी को बचाने का और कोई रास्ता चुनेगा। ये तो इसी बेसिस पर उन्होंने कई सारे क्वेश्चन पूछे बच्चों से, मतलब अपने सैंपल्स से, और उस आधार पर उन्होंने 6 स्टेजेस बताई।
ठीक है, उस आधार पे उन्होंने 6 स्टेजेस बताई। तो जिस स्टेज में ये कहा जाए कि आपको अगर आप ये चीज करोगे, अगर आप ये चीज करोगे तो आपको सजा मिलेगी, ठीक है, जहां पर सजा मिलने की बात होती है वो स्टेज कौन सी है, यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है। क्योंकि यहाँ बच्चा क्या कह रहा है, वो यही कह रहा है कि उसे पकड़ लेंगे और उसे जेल भेज देंगे और वहां उसे सजा मिलेगी। तो कौन सा ऐसा स्टेज है जो इस चीज के बारे में बात करता है, और ये आपको बताना है। तो सजा के बारे में बात होती है, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास यानी कि पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, जो कि आपकी पहली स्टेज है। यानी कि आपका जो छोटा बच्चा है वो प्री कन्वेंशनल लेवल पे है, पहली स्टेज के दौरान वो बच्चा है, ठीक है, अभी बहुत छोटा बच्चा है जो इस तरह की बातें कर रहा है। इसके अलावा बाकी स्टेजेस को भी एक बार जरूर समझ लेना अगर आपने अभी तक ये थ्योरी ना पढ़ी हो। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, लेव वाइगोत्स्की रेफर्स टू द वर्बल डायलॉग दैट चिल्ड्रन हैव विद देमसेल्फ। जो बच्चे खुद से बातें करते हैं उसको वाइगोत्स्की ने क्या बताया है, ये बताना है आपको, ठीक है। तो वाइगोत्स्की 3 तरह की स्पीच के बारे में बात करते हैं, जिसमें से जो खुद से बच्चा बातें करता है उसे वो कहते हैं प्राइवेट स्पीच, ठीक है। और इसको उन्होंने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना है बच्चे के भाषा भाषा विकास के लिए, ठीक है। इस चीज को प्राइवेट स्पीच को वाइगोत्स्की ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। उन्होंने कहा है कि जब ये बच्चा खुद से ऐसे बातें करता है तो वो अपने व्यवहार को रेगुलेट करता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, उनका जो उनकी थिंकिंग पावर है, जो उनकी सोचने समझने की शक्ति है, उनका जो भाषा भाषा है वो डेवलप होता है, इससे वो इससे बढ़ता है, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसी प्राइवेट स्पीच को पियाजे ने नाम दिया है ईगोसेंट्रिक स्पीच, ठीक है। इसी चीज को, सेम कॉन्सेप्ट को पियाजे ने नाम दिया है ईगोसेंट्रिक स्पीच, और उनके अनुसार ये चीज किसी भी काम की नहीं है। ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है, बाकी के ऑप्शन आपको सिर्फ भ्रमित करने के लिए दिए गए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 15 का सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। और अगर यही आ जाता कि पियाजे के अनुसार क्या कहते हैं, तो आपका बी ऑप्शन हो जाता, जहां पर आप इसे अहम वाक बताते हैं, अहंकारी वाक नहीं, अहम वाक, अहम वाक, निज वाक, अहम वाक। सो यार, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो, अगर आपको बिल्कुल भी मतलब थोड़ी बहुत भी हेल्प हो रही हो इस सीरीज से, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और आपको यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट और कंटेंट वाली चीजें ऐसी ही मिलती रहेंगी, बस मेरा साथ देना, तब तक पढ़ते रहेंगे हम ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कहता है, एसोसिएटिंग टॉयज, आर्टिकल्स ऑफ क्लॉथिंग, हाउस होल्ड आइटम्स, ऑक्यूपेशन एंड कलर विद स्पेसिफिक सेक्स इज डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब है कि खिलौनों, कपड़ों, घरेलू सामानों, व्यवसायों और रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ जोड़ना किस चीज को दर्शाता है। जैसे आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जब बच्चे पैदा होते हैं तो लड़कों को, जो मेल चाइल्ड हुआ है अगर, तो उसे ब्लू कलर के कपड़े पहनाए जाते हैं। वहीं अगर एक बेबी गर्ल हुई है पैदा, बेबी डॉटर पैदा हुई है, तो उसे पिंक कलर का कपड़ा पहनाया जाता है। तो कलर को किसी सेक्स के साथ जोड़ना, स्पेसिफिक सेक्स के साथ जोड़ देना, ये क्या चीज है, ये आपको बताना है, ठीक है। और इस चीज को बदलना चाहिए, सो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जेंडर रेलेवेंस या फिर जेंडर आइडेंटिटी या जेंडर थ्योरी की बात नहीं हो रही है, इसे हम कहते हैं जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, ठीक है। किसी भी एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन को या पर्टिकुलर चीज को, पर्टिकुलर टॉय को आप किसी के साथ जोड़ दो, किसी सेक्स के साथ, तो वो चीज जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कहलाती है, यानी कि रूढ़िवादिता, लिंग रूढ़िवादिता वो चीज कहलाती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, हमारे देश में ये बहुत ज्यादा मान्यता है कि लड़कियों के लिए तो टीचिंग फील्ड ही बेस्ट होती है, ठीक है। लड़कियों को तो टीचर ही बनना चाहिए, ये आपने अपने आसपास भी सुना होगा। तो ऑक्यूपेशन को क्या किया जा रहा है, एक स्पेसिफिक सेक्स के साथ जोड़ा जा रहा है, तो ये एक स्टीरियोटाइप है, एक जेंडर स्टीरियोटाइप है, ठीक है। इसी तरीके की और स्टीरियोटाइप्स टॉयज के रिगार्डिंग, आर्टिकल्स ऑफ क्लॉथिंग के रिगार्डिंग आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। रणवीर सिंह को आपने देखा होगा, वो स्कर्ट पहन के जब वहां पर उन्होंने, उनकी एक फोटो वायरल हुई थी, तो वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो जो हमारी सोसाइटी में एक जेंडर स्टीरियोटाइप फिक्स है कि मेल्स जो है वो इस तरीके के क्लॉथिंग पहनेंगे, तो उन्होंने उस चीज को ब्रेक करने की कोशिश की, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एक मॉडर्न सोसाइटी की तरफ उन्होंने इस तरह के इनिशिएटिव उनके द्वारा तो अक्सर मैंने देखे हैं कि वो ऐसा अजीब अजीब
कपड़े वगैरह क्लॉथिंग से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। सो वो क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को ब्रेक करना है। इसी तरीके से और भी अगर आपको एग्जाम्पल्स याद आ रहे हो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग के, सो डू कमेंट्स, ठीक है। अ टीचर शुड, एक शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए शिक्षक को, ये आपको यहाँ पर देख के बताना है ऑप्शंस में से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, कम्युनिकेट्स दैट शी रेस्पेक्ट एंड वैल्यू ऑल कल्चर इन द क्लासरूम। एक टीचर को चाहिए कि वो यह दर्शाए कि वो सभी धर्मों का और संस्कृतियों का क्या करती है, रेस्पेक्ट करती है, सबका सम्मान करती है और सबको महत्व देती है, ऐसा दिखाना चाहिए। क्योंकि क्लास में क्या है, हर तरह के कल्चर से बच्चे आ रहे हैं, हर धर्म के बच्चे हैं, तो उसे टीचर को वहाँ पे पोलराइज होकर के नहीं दिखाना, बल्कि सेकुलर रहना है, ये दर्शाना है कि वह सभी का सम्मान करती है और सभी को महत्व देती है। तो ये बात बिल्कुल सही बात है। बी ऑप्शन क्या है, मैक्सिमाइज कंपैरिजन अमंग चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर कंपैरिजन करो, तो कंपैरिजन क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, ये इसका साथ आपको नहीं देना। सी ऑप्शन क्या है, प्रमोट स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू सर्टेन कल्चर, किसी खास संस्कृति को बढ़ावा देना है, तो ऐसा नहीं करना आपको, सबको एक साथ एक समान एक जैसा ट्रीट करना है, किसी एक को बढ़ावा नहीं देना। भाई इंडिया जो है या उत्तर प्रदेश में आजकल इस चीज़ को लेकर के बड़ा हो रहा है कि अगर हिंदू धर्म के वहाँ पर ज़्यादा मानने वाले लोग हैं, मतलब वहाँ पर मैक्सिमम लोग हैं, तो वहाँ के स्कूलों में ये चीज़ प्रमोट होने लगे, ये चीज़ बढ़ चढ़ के आने लगे, तो वो एक गलत चीज़ होगी। क्योंकि हमारा जो देश है वो एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, ठीक है। तो एटलीस्ट स्कूल्स में ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए, सभी धर्मों को एक बराबर सम्मान वहाँ पर देना चाहिए। डी ऑप्शन क्या कहता है, इग्नोर कल्चरल डिफरेंसेस एंड डाइवर्सिटी अमंग स्टूडेंट, कि जितने भी कल्चरल और डाइवर्सिटी डिफरेंसेस हैं उनको इग्नोर कर दो सीधा सीधा, तो ये बात भी गलत है, ठीक है। सो यहाँ बेस्ट ऑप्शन यही है आपका क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट डज राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एडवोकेट, 2009 आरटीई 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 द्वारा किस चीज की वकालत की जाती है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो वो किस लिए था 2009 का आरटीई एक्ट, अगर आपने इस चीज़ के बारे में पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि आरटीई एक्ट क्या कहता है, कि हर एक बच्चे को इंक्लूड करना है हमें शिक्षा में, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है पीडीएफ, जब आपको मिलेगी टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा, वहां से जाकर के एक बार पढ़ लेना एक नज़र। बताया गया है कि इसको लागू कब किया गया था, 1 अप्रैल 2010 को। इसमें कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये उनका फंडामेंटल राइट है, ये उनका अधिकार है, ठीक है। और इसमें पीपल टीचर रेशियो क्या है, वर्किंग डेज क्या है, वो सारी चीज़ें भी बता रखी थी, तो इनको आप एक नज़र ज़रूर देख लेना। तो इसका मुख्य जो वो है एजेंडा, वो ये है कि सभी को इंक्लूड करना है एजुकेशन में, ठीक है। यानी कि ये इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा की वकालत करता है हमारा आरटीई 2009, ठीक है। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, डैश इज द फिलॉसफी दैट ऑल चिल्ड्रंस हैव राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन रेगुलर स्कूल सिस्टम। तो इनमें से कौन सा एक फिलॉसफी है, कौन सी ऐसी एक मान्यता है जिसमें यह माना जाता है कि सभी को बराबर एजुकेशन मिलने का अधिकार है। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात की इंक्लूजन, ठीक है। जो समावेश का कॉन्सेप्ट है, जो समावेश की फिलॉसफी है, वो ये कहती है कि सभी को एक बराबर शिक्षा देने की शिक्षा पाने का अधिकार है, ठीक है, एक समान शिक्षा प्रणाली का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की प्रोसेस थ्रू विच मीनिंगफुल लर्निंग अकर्स। इनमें से कौन सा एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा अर्थपूर्ण अधिगम होता है, ठीक है। सो ये आपको बताना है कि कौन सी एक चीज़ जो है वो हेल्पफुल नहीं है, जिससे लर्निंग अच्छी नहीं होती, ये आपको बताना है। तो एक्सप्लोर करने से तो लर्निंग अच्छी होती है, ठीक है। मेमोराइजेशन से लर्निंग अच्छी नहीं होती है, ठीक है। रेपिटेशन एंड प्रैक्टिस से लर्निंग अच्छी होती है, क्वेश्चन नंबर 20 में। और डी किस चीज़ के बारे में बात करता है, इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन, निर्देश और दिशा निर्देश देने से भी जो हमारी लर्निंग है वो अच्छी होती है। सो बी ऑप्शन जो मेमोराइजेशन की बात करता है वही हमारा गलत ऑप्शन है, और आपसे यही पूछा कि कौन सा है गलत है, इसलिए आपका बी ऑप्शन जो है वो आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट मैचिंग ऑफ चिल्ड्रन इन कॉलम ए एंड कॉलम बी। ठीक है, कॉलम ए है और कॉलम बी है और आपको करेक्ट मैचिंग बतानी है इसमें से। तो प्रतिभाशाली कौन होगा? जो जल्दी और स्वतंत्र रूप से सीखने की क्षमता रखता हो। ठीक है, एडीएचडी कौन होगा? जो आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति रखता हो। ठीक है, और इसके अलावा लर्निंग डिसेबिलिटी, सीखने में अक्षम। कैन थिंक ऑफ ओरिजिनल सोल्यूशन। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी जो है वो मूल समाधान के बारे में सोचने से हो सकता है। ये वाला इससे जुड़ रहा है, ये वाला इससे जुड़ रहा है, तो अब आपको देख लेना है ए डी से। ठीक है, और डी और सी जो है वो दूसरे से, A4 C2। A4 तो ये रहा, A4 इन तीनों में है। ठीक है, और C2 इन दोनों में है, और इसके अलावा D3, और D3 जो है आपका वो इससे है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, जहाँ पर ए मिलेगा इससे जा करके, बी मिलेगा दूसरे से, और ये वाला मिलेगा तीसरे से, और लर्निंग डिसेबिलिटी मिलेगी इससे। ठीक है, ये है मैचिंग करेक्टली। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? चिल्ड्रन लर्न इफेक्टिवली व्हेन। बच्चे प्रभावी ढंग से सीखते हैं कब? तो ये बात मैंने अभी आपको बताया, बच्चे प्रभावी ढंग से कब सीखेंगे? जब आप उनके इमोशंस की कदर करेंगे, जब उनको एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाएंगे, जब उनकी ऑल सेंसेस का यूज करवाएंगे, जब मेमोराइजेशन को डिस्करेज करेंगे। ये सारी बातें हैं जब इन सारी बातों के थ्रू बच्चा जो है इफेक्टिवली सीखता है। तो आपको इसमें से ऑप्शन देखना है और बता देना है। डी ऑप्शन कह रहा है दे कॉपी द आंसर। तो जब कॉपी और नकल करके सीखेगा तो वो इफेक्टिव लर्निंग नहीं होगी। सी ऑप्शन कह रहा है दे मेमोराइज द फैक्ट। तो जब रटने की बात होगी तो भी वो एक अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन है द टीचर फुली कंट्रोल एवरीथिंग दैट हैपन इन द क्लास। बी ऑप्शन कह रहा है कि टीचर एक हिटलर है और वो सब कुछ कंट्रोल करेगा, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। ये ऑप्शन क्या है? दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटीज एंड टास्क। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि बच्चे जो हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? चिल्ड्रन शुड डैश क्वेश्चंस इन द क्लास। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने से रोक देना चाहिए। बी स्टॉप्ड, बताओ, रोकना चाहिए, या बी एनकरेज टू आस्क, उन्हें पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या डिस्करेज करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए। अगर वो क्वेश्चन पूछे तो उसे एक ऊंचा मार के बिठा दो या उसे डांट दो। डी ऑप्शन क्या है? नॉट टू बी अलाउड, कि क्लास में क्वेश्चन पूछना अलाउड ही नहीं है। सो ए, सी और डी ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। बच्चे अगर क्लास में क्वेश्चन पूछते हैं तो उनको एनकरेज करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करो, क्योंकि जितना ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे उतनी ज्यादा उनकी क्यूरियोसिटी शांत होगी और वो ज्यादा से ज्यादा सीख पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम लर्निंग इज। एक रचनावादी ढांचे में सीखना क्या है? तो जब कंस्ट्रक्टिविज्म की बात होगी, ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म में बात ये होती है कि बच्चा जो है वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है, और इससे क्या होता है? ठीक है, अपने ज्ञान का निर्माण जो है बच्चा खुद करता है, इस चीज के बारे में बात होती है, और इससे उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। सो ए ऑप्शन क्या है? चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, अलग अलग तरह का वो एक्सपीरियंस लेगा जिससे उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, तो ये बात ठीक है। बी है एक्टिव एंड सोशल इन इट्स कैरेक्टर। तो एक्टिव एक्टिव एंगेजमेंट की तो बात करता है, लेकिन सोशल कैरेक्टर की बात यहाँ पर उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो पैसिव होने की बात कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। डी ऑप्शन क्या है? द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। ज्ञान को एक्वायर करने का सिर्फ एक प्रोसेस है कंस्ट्रक्टिविस्ट, ये भी बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो सिंपल सी बात आपको यहाँ पर जो ध्यान रखनी है वो ये है कि कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब है कि बच्चा सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करेगा और अलग अलग एक्सपीरियंसेस को हासिल करेगा जिससे उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 24 का ए ऑप्शन आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? व्हेन टीचर्स हैव पॉजिटिव बिलीव अबाउट स्टूडेंट एंड देयर एबिलिटीज द स्टूडेंट्स। जब शिक्षक छात्रों और उनकी क्षमताओं के बारे में एक सकारात्मक विश्वास रखते हैं। ठीक है, जब टीचर एक पॉजिटिव बिलीव रखता है कि हाँ मेरा बच्चा कुछ कर सकता है, यार ये बच्चा अच्छा है, ठीक है, तो ये अपनी लाइफ में जरूर कुछ अच्छा करेगा, तो इससे क्या फर्क पड़ता है ये आपको बताना है। आर नॉट अफेक्टेड इन एनी वे, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी बात नहीं है, इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आर ईगर एंड मोटिवेटेड टू लर्न, इससे क्या होता है? छात्र जो है वो सीखने और
सीखने के लिए प्रेरित रहता है, उत्सुक और प्रेरित रहता है। हाँ, ये बात ठीक है, ये इसका बच्चे पे फर्क पड़ता है। सी ऑप्शन क्या है, बिकम रिलैक्स्ड एंड स्टॉप पुटिंग इन एनी एफर्ट। बच्चा जो है अपने सारे एफर्ट्स डालना छोड़ देता है, उसको तो लगता है यार टीचर मेरे बारे में अच्छा सोचता है तो अब मैं कुछ करूंगा ही नहीं, ठीक है, मुझे कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। तो ये बात बिल्कुल गलत है। डी ऑप्शन क्या है, बिकम डीमोटिवेटेड एंड स्ट्रेस। इससे बच्चे पे एक स्ट्रेस आ जाएगा, ये भी गलत बात है। तो यहाँ पर सबसे सही बात यही है कि जो एक इंडिविजुअल है, एक बच्चा जो है, वो और ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाता है, उसको लगता है कि यार मेरे टीचर मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हैं तो कहीं मैं उनको गलत ना साबित हो जाऊं उनकी नज़र में, उसके लिए मुझे और मेहनत करनी चाहिए और पढ़ना चाहिए, ठीक है। वो जानने के लिए और उत्सुक हो जाता है और प्रेरित हो जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 25 का बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 26, चिल्ड्रंस एरर, बच्चों की गलतियां। सो गलतियों के बारे में जब भी बात होगी तो आपको ध्यान रखना है, ये गलतियां जो है बहुत अच्छी होती हैं। दाग, जैसे वो ऐड देखे ना, दाग अच्छे हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल वही बात है कि दाग अच्छे हैं, ठीक है, गलतियां अच्छी हैं। इससे क्या होता है, टीचर को एक मौका मिलता है कि वो जान सके कि कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ कमी रह गई है, ठीक है। ये एक खिड़की की तरह है बच्चों की सोच के अंदर, ठीक है। और ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को फीडबैक देती हैं और ये उसे और ज़्यादा इंप्रूव करने में हेल्प करती हैं। तो ये कुछ बातें आपको एरर्स के बारे में ध्यान रखनी है, ठीक है। अब ऑप्शंस क्या है, आर इनसिग्निफिकेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये कह रहा है कि भाई किसी काम की नहीं है, महत्वहीन है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। बी क्या है, रिफ्लेक्ट हाउ केयरलेस चिल्ड्रन आर, बच्चों को केयरलेस बता रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। बच्चों को कभी कुछ बुरा नहीं कहना भाई, बच्चों को बुरा कहोगे तो सीटेड बुरा मान जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन क्या है, शुड बी इमीडिएटली करेक्टेड बाय आस्किंग देम टू रिपीटेड प्रैक्टिस, उन्हें बार बार अभ्यास करने को कहकर तुरंत ठीक किया जाना चाहिए। ये भी एक गलत चीज है, ठीक है। ऐसा नहीं करना आपको कि मान लो बच्चे ने कोई गलती कर दी तो अब उसे बोलोगे 10 बार लिख के दिखा, 20 बार लिख के दिखा, जब तक ठीक से नहीं लिखेगा तब तक जाने नहीं दूंगा, ये चीज गलत है। डी ऑप्शन क्या है, आर अ पार्ट ऑफ लर्निंग एंड गिव एन इनसाइट इनटू देयर थिंकिंग, ये सीखने का एक हिस्सा है, ठीक है। गलतियां जो है सीखने का ही एक हिस्सा है और इससे उनकी सोच में देखने का हमें मौका मिलता है, इनसाइट्स मिलती हैं। सो क्वेश्चन नंबर 26 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 27 क्या है, असेसमेंट, मूल्यांकन, शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टास्क, क्या वो एक वस्तुनिष्ठ प्रकार पर बेस्ड होना चाहिए, आधारित होना चाहिए, ये आपको बताना है। शुड बी अंडरटेकन एज अ सेपरेट एक्टिविटी, उसको एक अलग से गतिविधि के रूप में किया जाना चाहिए। शुड बी पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का ही एक हिस्सा होना चाहिए। शुड बी डन ओनली इन आइटम ऑफ मार्क्स, केवल अंकों के लिए किया जाना चाहिए। तो डी वाली बात बिल्कुल गलत है और बी और ए वाली बात भी बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पर सबसे सही बात यह है कि असेसमेंट जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का ही एक हिस्सा होना चाहिए, ठीक है, ये बात है मेन। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, दो क्वेश्चन और आप बचते हैं आपके आज के इस सेशन में। व्हाट प्रिंसिपल डज द फॉलोइंग हाईलाइट, कि इनमें से ये जो बात कही गई है इससे क्या दर्शाया गया है, ये आपको बताना है। स्टूडेंट्स who do not perform well feel that they are not good enough, feel demotivated, ठीक है। जो जो बच्चे अच्छा नहीं करते हैं उनको लगता है कि वो डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, उनको अच्छा फील नहीं होता। दे आर देन लाइकली टू गिव अप इजिली विदाउट ट्राइंग एंड परसिस्टेंस इन डूइंग टास्क। अब वो क्या कर रहे हैं कि बिना प्रयास किए ही कार्य को छोड़ देने की गलती कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से वो हार मान ले रहे हैं, बिना प्रयास किए ही हार मान ले रहे हैं, पहले यार मैं तो कर ही नहीं सकता और मेरे बस की ही नहीं है। छोटे बच्चे ऐसे ही करते हैं ना जनरली, कभी कभी आप अगर मान लो वो कुछ प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं, ठीक है, और उन्होंने गलत कर दिया और आपने हंस दिया एकदम से, तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। मैं तो बोल ही नहीं पाता, तो मुझे तो आता ही नहीं है, मैं तो बोलूंगा ही नहीं, ऐसे करने लग जाते हैं। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है आपको ये बताना है, ठीक है। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आर नॉट रिलेटेड, तो ये बात बिल्कुल गलत है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जो है वो आपस में रिलेटेड होते हैं। बी ऑप्शन क्या है, कॉग्निशन एंड इमोशंस आर नॉट सेपरेबल, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो आपका संज्ञान है और इमोशंस हैं वो अलग अलग नहीं है, ठीक है, अलग अलग नहीं है, वो एक साथ जुड़े हुए हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया ना एग्जाम्पल देके कि बच्चा दिमागी तौर से किसी शब्द को प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहा था और वहीं उसके टीचर ने हंस दिया। अब उसे एक इमोशनल हिट हुआ कि यार टीचर मेरे ऊपर हंस रहा है और वो डीमोटिवेट हो गया और अब उस चीज को वो ट्राई ही नहीं कर रहा, वो कहेगा मुझे आता ही नहीं, मैं तो करूंगा ही नहीं। तो यहाँ पर आपको क्या पता चलता है कि जो कॉग्निशन है और जो इमोशन है, ठीक है, जो आपका संज्ञान है और जो आपकी भावनाएं वो आपस में जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे से प्रभावित होती हैं।
वो सेपरेबल नहीं है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। डी क्या है, सी ऑप्शन क्या कहता है, कॉग्निशन इमोशंस आर नॉट रिलेटेड, ये दोनों आपस में अंतर संबंधित नहीं है यार, ये अभी मैंने आपको समझाया कि दोनों आपस में रिलेटेड हैं, ठीक है। डी ऑप्शन क्या है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आर नॉट सेपरेबल, ये ऑप्शन भी बेकार है, जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अब आप इसको समझ रहे होंगे, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया। क्वेश्चन नंबर 28 का बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, अ टीचर कैन एनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिवली प्रॉब्लम सॉल्वर, एक टीचर जो है बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्वर बनने के लिए कैसे मदद करेगा, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपको बस आखिरी क्वेश्चन और बचता है और हमारी आज की कहानी यही पूरी होगी, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 29 का पहला ऑप्शन है, एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गेसेस एंड टू लुक एट मल्टीपल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, किसी एक प्रॉब्लम को लेकर के बच्चों को अलग अलग तरीके से सोचने के लिए आपको बोलना है, ठीक है। अलग अलग गेसेस करें वो कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, कि जितना ज्यादा गेस करेंगे उतना ज्यादा वो दिमाग चलाएंगे, ठीक है, उतने ज्यादा सॉल्यूशंस वो सोचने की कोशिश करेंगे। और यही चीज तो हमें बोलती है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, कि आपको मल्टीपल सॉल्यूशन सोचने की कोशिश करनी है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन लग रहा है, फिर भी हम बाकी के ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं। बी ऑप्शन है, राइट अ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन टू ऑल द क्वेश्चन इन द टेक्स्ट बुक, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन लिखना कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली बात नहीं है, ठीक है। सी ऑप्शन क्या है, गिविंग देम प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू आंसर सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक का यूज करके आपको उनको अलग अलग तरह की सिमिलर काइंड की सिचुएशन देनी है। तो ये चीज उतनी इफेक्टिव नहीं है जितना इफेक्टिव ये फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। ऐसा आप कर सकते हैं पर इफेक्टिव ज्यादा ए ऑप्शन है। डी क्या है, एम्फसाइजिंग ऑन द रोड मेमोराइजेशन, अब यहाँ देखो रोड मेमोराइजेशन पर जोर देने की बात हो रही है, तो इस ऑप्शन को आपको पहले ही ऐसे चुपचाप धीरे से काटा मार देना है, ओके, ये ऑप्शन गलत। सो क्वेश्चन नंबर 29 का फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, यूज ऑफ मेथड्स वेयर लर्नर्स ऑन इनिशिएटिव एंड एफर्ट्स आर इन्वॉल्व इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, उस तरह के मेथड्स का यूज करना जिसमें बच्चों के अपने इनिशिएटिव और एफर्ट्स शामिल हों, तो उसे हम कहते हैं लर्नर सेंटर्ड मेथड, जिसमें बच्चा शामिल हो, बच्चा सब कुछ कर रहा हो, बच्चे को हमने ध्यान में रख करके उस एक्टिविटी को डिजाइन किया हो, ये तो बेसिकली ये चीज कहलाती है हमारी शिक्षार्थी केंद्रित विधि, ठीक है। बाकी की सारी चीजें आपको कंफ्यूजन के लिए दी गई हैं। सो क्वेश्चन नंबर 30 का डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है और इसी के साथ आपकी आज की कहानी पूरी हो गई। आंसर की मैंने यहाँ पर दे दिया है, इसको पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल से ये रहा टेलीग्राम चैनल का लिंक, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आ, और या तो फिर ये सर्च कर लो, वहां पे मिल जाएगा, वहां जा करके पीडीएफ को डाउनलोड करना और क्वेश्चन को एक बार खुद से सॉल्व करना, बिना आंसर की से देखे खुद सॉल्व करना, उसके बाद आंसर की से अपने आंसर्स को मैच करना, ठीक है। और यहाँ पर एक आंसर शायद क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर मैंने यहाँ पर गलत लगा दिया था, इसका आंसर होगा इंक्लूजन, सो प्लीज इसे करेक्ट कर लेना, इंक्लूजन इसका आंसर है। एक बार क्वेश्चन को मैच करके कौन सा ऑप्शन है ये आप देख लेना, शायद तीसरा या चौथा ऑप्शन है, यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हो गई है। सो 19 क्वेश्चन को आप एक बार जरूर करेक्ट कर लेना। तो इतनी सी कहानी थी, ये सीरीज वगैरह देख लेना कि आप कौन सी सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए काम आएगी। और मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हो तो प्लीज अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी की सारे लिंक्स वगैरह सब आपको मिल जाएंगे, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, खूब सारी मेहनत करते रहिए यार, क्योंकि जिंदगी में मेहनत के अलावा है ही क्या। सो बाय बाय, हैव अ गुड डे।